अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान में पूरे साल में तलबा के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के स्कॉलरशिप्स अनाउंस होते रहते हैं। इन स्कॉलरशिप्स में ज़्यादातर जो स्कॉलरशिप्स हैं वो या तो नीड बेस्ड होते हैं या वो मेरिट बेस्ड होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलरशिप्स में देखा ये गया है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ के जो ओपन मेरिट यानी मॉर्निंग की रेगुलर सेशन में जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन हासिल किया होता है तो उन्हीं को ज़्यादा टारगेट करते हैं। मिसाल के तौर पर आप एहसास स्कॉलरशिप की मिसाल ले लें तो इनमें सिर्फ वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में हैं, और सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में भी उन्होंने कोई 100-125 के करीब यूनिवर्सिटीज़ की एक लिस्ट बनाई हुई है कि इन यूनिवर्सिटीज़ में जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया हुआ है सेल्फ फाइनेंस के अलावा जो रेगुलर सेशन होते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं एहसास स्कॉलरशिप में के लिए। इसी तरीके से जितने भी स्कॉलरशिप्स अनाउंस होते हैं तो उनमें अक्सर जो प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, उनको इग्नोर किया जाता है। प्राइवेट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को आमतौर पर स्कॉलरशिप्स नहीं दिए जाते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ और इदारों में पढ़ने वाले या गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में सेल्फ फाइनेंस की बेसिस पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई खास स्कॉलरशिप्स या फाइनेंशियल असिस्टेंस के प्रोग्राम्स अवेलेबल नहीं होते हैं। और ऐसी सिचुएशन में अगर कोई इदारा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई स्कॉलरशिप अनाउंस कर दे तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के जो मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं उनकी एक साल की फ़ी लाखों रुपयों में होती है। यानी इस साल का अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो इस वक्त जो एवरेज फ़ी चल रही है पर ईयर की वो तकरीबन 12 से 16 लाख रुपए की रेंज में है। और जाहिर है कि हर स्टूडेंट या उसके पेरेंट्स इतनी कैपेबिलिटी तो नहीं रखते कि वो इतनी ज़्यादा जो एनुअल फ़ी है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की वो अफोर्ड कर सकें। तो इस सिचुएशन में अब पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से एक बड़ा ज़बरदस्त स्कॉलरशिप और स्टूडेंट लोन सिस्टम एक मुतारफ़ करवाया गया है। इससे मुताल्लिक पिछले 2-3 माह से चहमगोइयाँ चल रही थी। PMC के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अली रज़ा, उनकी तरफ से 1-2 बार इसका तज़किरा किया गया था। बार बार स्टूडेंट्स की तरफ से इंक्वायर किया जा रहा था कि वो स्कॉलरशिप कब अनाउंस होगा, उसके मुतालिक तफसीलात कब आएंगी। अब आज से तकरीबन कुछ दिनों पहले PMC की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें PMC के उस स्कॉलरशिप और स्टूडेंट लोन से मुतालिक तमाम तर जो तफसीलात हैं वो बताई गई थी। उसमें तमाम जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो प्रोवाइड किए गए थे, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि ये स्कॉलरशिप कब स्टार्ट होगा, इसमें अप्लाई कब करना है, कैसे करना है। लेकिन अब पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी गई है। ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक भी दे दिया गया है और अप्लाई करने से मुतालिक तमाम तर हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। तो आज की वीडियो में आपके साथ इस स्कॉलरशिप की मुकम्मल तफसीलात और अप्लाई करने का प्रोसीजर डिटेल में शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि इस स्कॉलरशिप में ऐसे तमाम स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। PMC का जो नोटिफिकेशन आया था जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बताई गई थी स्कॉलरशिप से मुतालिक, उसमें क्लियरली मेंशन था कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने पाकिस्तान में किसी भी मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एडमिशन हासिल किया हो, या वो इस साल एडमिशन हासिल करना चाह रहे हो या उन्होंने अप्लाई किया हो। इवन ऐसे स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इससे पहले सालों में भी एडमिशन लिया हुआ है, यानी वो इस वक्त अपने MBBS या BDS के 2nd, 3rd, 4th या 5th ईयर में पढ़ रहे हैं। तो तमाम तरह की कैटेगरीज़ के हर तरह के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो PMC के ऐसे एफिलिएटेड और रिकग्नाइज्ड और अप्रूव्ड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में एडमिशन हासिल कर चुके हैं जिनमें MBBS और BDS का प्रोग्राम वो कर रहे हों। यानी किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जिसने या तो मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन हासिल कर लिया हुआ है या इस साल एडमिशन हासिल करना है और उसने एडमिशन के लिए अप्लाई किया हो। तो लेकिन एक चीज़ इनमें रखिएगा कि चूंकि ये स्कॉलरशिप बहुत बड़ा है, यानी आमतौर पर आप देखें कि कोई भी स्कॉलरशिप हो तो वो एनुअल बेसिस पर कितनी अमाउंट आपको दे देगा। लेट्स सपोज अगर हम एहसास स्कॉलरशिप की भी बात करें तो वो आपकी जो एनुअल ट्यूशन फ़ी है उसको आपको रीपे करते हैं, इसके अलावा आपको स्टाइपेंड दिया जाता है। तो वो तकरीबन जो अमाउंट है आपकी टोटली वो 80,000, लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए की रेंज में मुमकिन है बन सकती हो। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का जो मेडिकल या डेंटल कॉलेज है उसकी फ़ी मैंने बताया कि वो लाखों रुपयों में होती है। अगर आपको स्कॉलरशिप मिलता है तो वो कोई मामूली रकम का नहीं होगा। लेट्स सपोज एक स्टूडेंट को अगर स्कॉलरशिप मिलता है एनुअल बेसिस पर 4 लाख रुपए का मिल जाता है, 6 का मिल जाता है, 10 का भी मिल सकता है। यानी इसमें उस स्टूडेंट की जो एनुअल ट्यूशन फ़ी है किसी भी कॉलेज में पढ़ते हुए तो उस फ़ी की लिमिट तक वो स्कॉलरशिप मिल सकता है। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट किसी कॉलेज में पढ़ रहा है और वहाँ पर उसकी जो 1 साल की MBBS की ट्यूशन फ़ी है वो 12.5 लाख रुपए है। तो यानी PMC की तरफ से स्कॉलरशिप की मद में या स्टूडेंट लोन की मद में 12.5 लाख रुपए तक भी ग्रांट किया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी स्कॉलरशिप है। और अगर इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करें यानी 5 साल जो MBBS का आपका प्रोग्राम है तो ये बात कहीं मेरा ख्याल है 70-80 लाख रुपए तक चले जाएगी। और जहाँ बात हो इतने बड़े स्कॉलरशिप की जहाँ पर लाखों रुपयों की अमाउंट इन्वॉल्व हो तो ऐसे केस में जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है वो कोई मामूली नहीं होता। ये कोई सिंपल बात नहीं है कि आपने बस एक फॉर्म फिल किया और उसके अंदर चंद कॉलम्स फिल किए, सबमिट कर दिया और आपको जनाब स्कॉलरशिप मिल गया। इसका जो स्क्रूटनी का प्रोसीजर है वो बहुत टाइट होगा। यानी इसमें जो आपको किस बुनियाद पर सिलेक्ट किया जाएगा, बहुत डिटेल में डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होंगी। इसी तरीके से आपकी घरेलू जो इनकम है, आपकी प्रॉपर्टी है और इस किस्म की बाकायदा
इंस्पेक्शंस भी की जाएंगी, क्योंकि अगर एक स्टूडेंट को कोई स्कॉलरशिप ग्रांट की जाती है 4 या 5 सालों की अमाउंट अगर मिलाई जाए तो वो मिलियंस ऑफ रुपीज़ में चला जाती है। दैट्स वाई पीएमसी को मेक श्योर करना होगा कि वो जिस भी स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं स्कॉलरशिप के लिए या स्टूडेंट लोन के लिए, तो वो वाकई में नीडी हो, डिजर्विंग हो और वो मुस्तहिक हो स्टूडेंट हो जिसको स्कॉलरशिप दिया जाए। क्योंकि ऐसे केस में जब इस किस्म का कोई स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल असिस्टेंस या स्टूडेंट लोन मिल रहा हो तो फिर हर स्टूडेंट अप्लाई कर देता है। तो ये पीएमसी की जिम्मेदारी है कि वो सिर्फ डिजर्विंग स्टूडेंट्स को ही स्कॉलरशिप वगैरह दें। फिर इसके बाद आपको पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलें, जहां पीएमसी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन अवेलेबल का नोटिफिकेशन दिया गया है और इसकी तफसील के लिए आप यहां क्लिक करें, जिससे ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ वेबसाइट के इस पेज पर तमाम ज़रूरी हिदायत दी गई हैं। इसके अलावा ऑनलाइन अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है वो भी यहीं से ही होगा, यानी आपने अप्लाई करने की जो मुकम्मल एप्लीकेशन है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इसी से ही कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेप 1, 2, 3 से ऑनवर्ड 7 स्टेप्स दिए गए हैं। आपने अप्लाई करते हुए तमाम स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। तो सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस के पहले पॉइंट में ये लिखा गया है कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को केयरफुली फिल करें और इसमें किसी किस्म की मिस्टेक ना करें, और जो अप्लाई करने के 7 स्टेप्स हैं इनमें आपने एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, किसी किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन या आपने फेक इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। याद रहे कि ऐसे स्टूडेंट्स जो शौकिया अप्लाई करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल अप्लाई ना करें, क्योंकि ये बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। अगर आप अफोर्डेबिलिटी रखते हैं, अगर आपके फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं वो इनफ हैं और आप ईजिली किसी भी मेडिकल या डेंटल कॉलेज की फ़ी अफोर्ड करने की सलाहियत रखते हैं, तो ऐसे बाय द वे अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का प्रोसीजर भी लेंथी है और इसके बाद जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है उसमें जो इंस्पेक्शन और स्क्रूटनी है वो बहुत डिटेल में होगी, और ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई अनडिजर्विंग स्टूडेंट स्कॉलरशिप हासिल कर सके। नंबर 2 पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो आपसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर किए गए हैं तो आपने उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की रीडेबल स्कैन कॉपीज़ अपलोड करनी है, यानी आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो इतना क्लियर होना चाहिए कि बाद में पढ़ा जा सके, और इसके पिक्सल नहीं फटे होने चाहिए और ना ही वो कोई इस किस्म की ब्लर पिक्चर हो कि जो बाद में पढ़ी ना जा सके। इसके अलावा नंबर 3 पॉइंट में लिखा है कि आपने पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ अपना प्रोवाइड करना है जो कि वाइट या ब्लू बैकग्राउंड के साथ हो, और कैंडिडेट्स ने अपनी जो पिक्चर अपलोड करनी है तो वो पीएनजी फॉर्मेट में या जेपीईजी के फॉर्मेट में होनी चाहिए, और इसके अलावा कोई दूसरा पिक्चर का फॉर्मेट काबिल कबूल नहीं होगा। इसके अलावा अप्लाई करते हुए जिन भी कॉलम्स के साथ स्टार मेंशन्ड है तो वो मैंडेटरी हैं, उनको आपने लाजमी फिल करना है, और अगर कोई एक भी कॉलम ऐसा खाली बच जाता है जिसके साथ स्टार लगा हुआ हो और आपने उसको फिल ना किया हो तो ऐसे केस में आपकी एप्लीकेशन की सबमिशन मुमकिन नहीं हो सकेगी। अपनी एप्लीकेशन को फिल करने के बाद सबमिशन से पहले एक मरतबा उसको थॉरली रिव्यू कर लें, तमाम कॉलम जो आपने फिल किए हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ लें कि किसी किस्म की स्पेलिंग मिस्टेक ना हो या कोई आपका कॉलम खाली ना बच गया हो या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड ना कर दी हो जो कि ऑथेंटिक या एक्यूरेट ना हो। इसके बाद नंबर 6 पॉइंट में लिखा है कि ऑल इन्फॉर्मेशन शेयर्ड विद इन द फॉर्म विल बी वेरीफाइड बाय रेलेवेंट अथॉरिटीज़। जैसे मैंने बताया कि आपने अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे उसकी बाकायदा वेरिफिकेशन होगी, क्योंकि ये लाखों रुपयों का मामला है। तो ऐसे केस में अगर किसी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप के लिए मुंतखब करना है तो उसके लिए वेरिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन बहुत डिटेल में रिक्वायर्ड होगी। इसके बाद नंबर 7 पॉइंट में लिखा है कि अगर आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, फॉल्स है या इनएक्यूरेट है तो ऐसे केस में आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी और आपकी एप्लीकेशन को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नंबर 8 पॉइंट में मेंशन्ड है द रिकमेंडेड डिवाइस टू फिल द फॉर्म आर डेस्कटॉप मशीन्स, यानी तमाम स्टूडेंट्स इस एप्लीकेशन को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप वगैरह से ही कंप्लीट करें, और कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ सकते हैं इसलिए मोबाइल फ़ोन के थ्रू हरगिज़ अप्लाई ना करें। नंबर 9 पॉइंट में लिखा है कि आपकी एप्लीकेशन हरगिज़ सबमिट नहीं होगी अगर आपने कोई एक भी मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन मिस कर दी हो, यानी कोई एक भी ऐसा कॉलम खाली बच गया हो जिसके साथ स्टार लगा हो तो आपकी एप्लीकेशन की सबमिशन नहीं होगी। ऐसे तमाम कैंडिडेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से तमाम स्टूडेंट्स की एप्लीकेशंस को थॉरली रिव्यू किया जाएगा और वेरीफाई किया जाएगा। मुतल्लिका अथॉरिटीज़ की तरफ से रिव्यू और वेरिफिकेशन के बाद पीएमसी की तरफ से तमाम स्टूडेंट्स को एक ऑफिशियल रिस्पांस दिया जाएगा ईमेल के थ्रू, और इस रिव्यू और वेरिफिकेशन में तकरीबन 30 से 45 वर्किंग डेज़ का टाइम लग सकता है। यानी अगर एक स्टूडेंट अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देता है तो उससे 1 से 1.5 माह के बाद पीएमसी की तरफ से रिस्पांस मौसूल होगा कि क्या आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है या नहीं। इसके बाद नंबर 12 पॉइंट में लिखा है कि पीएमसी के नेशनल मेडिकल स्कॉलरशिप के प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 4 दिसंबर 2021 है। तमाम एप्लीकेंट्स के हवाले से पीएमसी स्कॉलरशिप कमेटी का जो फैसला है वो फाइनल कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से पीएमसी स्कॉलरशिप फॉर्म को यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है। तमाम स्टूडेंट्स इस लिंक से उस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ फॉर्मेट में इस फॉर्म को सिर्फ कैंडिडेट्स की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए अपलोड किया गया है। कैंडिडेट्स इसको आसानी से डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले सकते हैं और तमाम जो प्रोसीजर है और रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान मेडिकल कमीशन किसी भी स्टूडेंट का पीएमसी स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म इस तरीके से प्रिंटेबल फॉर्म में वसूल
वसूल नहीं करेगा और सिर्फ वही एप्लीकेशंस एक्सेप्ट की जाएंगी जो कैंडिडेट्स ने अपनी कंप्लीट, एक्यूरेट और ड्यूली फिल्ड इंफॉर्मेशन के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई करते हुए यानी पीएमसी की वेबसाइट के इस लिंक के थ्रू सबमिशन की होगी। यानी पीएमसी की वेबसाइट के ऊपर जो पीडीएफ फॉर्मेट में एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है तो वो सिर्फ स्टूडेंट्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ताकि वो उसको डाउनलोड कर लें, उसका प्रिंट आउट ले लें और उसको अंडरस्टैंड कर लें। हरगिज़ आपने उस एप्लीकेशन फॉर्म को मैनुअली फिल करके सबमिट नहीं करवाना है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप या स्टूडेंट लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें हरगिज़ अप्लाई ऑनलाइन ही करना होगा, जो कि पीएमसी की इस वेबसाइट के थ्रू ही अप्लाई होगा। इसके अलावा पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से नेशनल मेडिकल स्कॉलरशिप फंड एंड ट्रस्ट रेगुलेशंस 2021 का जो डॉक्यूमेंट कुछ दिनों पहले पीएमसी की तरफ से अपलोड किया गया था, वो भी कैंडिडेट्स इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए कैंडिडेट्स को स्टेप नंबर 1 में अपनी पर्सनल डिटेल्स प्रोवाइड करनी होंगी और पर्सनल डिटेल से मुतालिक पीएमसी की तरफ से ज़रूरी हिदायत दी गई हैं कि कैंडिडेट्स अपना CNIC नंबर मेंशन करें और अगर किसी स्टूडेंट का CNIC अभी नहीं बना हुआ तो वो अपना B फॉर्म नंबर भी यूज़ कर सकता है, क्योंकि किसी भी इंडिविजुअल का B फॉर्म नंबर और CNIC नंबर सिमिलर ही होता है। इसके अलावा कैंडिडेट्स को अपना परमानेंट एड्रेस वही मेंशन करना होगा जो कि कैंडिडेट के CNIC या B फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है। इसके अलावा कैंडिडेट्स अपना करंट एड्रेस वो वाला मेंशन करें जहां पर वो इस वक्त रिहाइश पजीर है, यानी जिस घर में, जिस मकान में वो अभी करंटली रह रहे हैं, तो करंट एड्रेस में आपने उस घर का पता मुकम्मल तौर पर लिखना है। इसके अलावा कैंडिडेट्स को वाइट या ब्लू बैकग्राउंड में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी अपलोड करनी होगी और इसके अलावा कोई भी जो फाइल फॉर्मेट है वो PNG और JPEG के अलावा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले कैंडिडेट्स को अपना नेम लिखना होगा। नेम आपने वही लिखना है जो कि आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लिखा हुआ है। इसके अलावा CNIC या B फॉर्म नंबर यहाँ पर लिखें। इसके बाद कैंडिडेट्स को अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा, जिसमें पहले मंथ, उसके बाद डे और एंड पे आपने ईयर मेंशन करना है। इसके अलावा कैंडिडेट्स अपना परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस यहाँ लिखेंगे और इसके बाद करंट रेजिडेंशियल एड्रेस यहाँ लिखेंगे। इससे मुतालिक पहले हिदायत दी जा चुकी हैं। मैरिटल स्टेटस में लिखें कि आप अनमैरिड हैं या मैरिड हैं। इसके अलावा हैव यू अप्लाइड और obtained एनी अदर स्कॉलरशिप। अगर तो आपने इसके अलावा कोई और स्कॉलरशिप हासिल किया हुआ है तो ऑब्टेन के बटन पर क्लिक करें। अगर आपने कोई स्कॉलरशिप हासिल नहीं किया लेकिन सिर्फ अप्लाई किया हुआ है तो सिर्फ अप्लाइड के बटन पर क्लिक कर दें। अगर कोई स्कॉलरशिप हासिल नहीं किया, ना ही अप्लाई किया हुआ, तो नन के बटन पर क्लिक कर दें। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने अप्लाई किया हुआ है या उसने ऑब्टेन किया हुआ है तो ऐसे केस में उसको उस स्कॉलरशिप की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड करनी होगी। आपको स्कॉलरशिप का नाम और उस स्कॉलरशिप की अमाउंट जो आप वसूल कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। इसके बाद आप अपना डोमिसाइल लिखें, यानी डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट आपने यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर लिखें, अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड करें और ईमेल आईडी वो होना चाहिए जो कि आपके इस्तेमाल में है, जिसका ईमेल का जो लॉगिन और पासवर्ड है वो आपके पास अवेलेबल हो। इसके अलावा आखिरी स्टेप में आपने अपनी पिक्चर को यहाँ पर अपलोड करना है। ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद स्टेप नंबर 2 में आपने फैमिली डिटेल्स प्रोवाइड करनी है और फैमिली डिटेल्स से मुतालिक जो ज़रूरी हिदायत दी गई हैं उसमें मेंशन है कि अगर आपका NTN नंबर अवेलेबल नहीं है तो आप उस सेक्शन को खाली छोड़ दें। तमाम कैंडिडेट्स को अपने फादर और मदर से मुतालिक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी और इन केस खुदा न खास्ता अगर उनमें से किसी की वफात भी हो चुकी है तो भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। और अगर किसी कैंडिडेट्स के पेरेंट्स ना हो तो उसे अपने गार्डियन की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देनी होगी। इसके अलावा अगर आपके बहन भाई हैं जो कि तालीम हासिल कर रहे हैं तो आपको उनकी एजुकेशन से मुतालिक भी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। और अगर आपके बहन भाई ऐसे हैं जो कि अर्निंग कर रहे हैं, यानी वो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके काम से मुतालिक भी आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। तो यहाँ फादर, मदर, गार्डियन और सिबलिंग से मुतालिक अलग अलग कॉलम्स दिए गए हैं। सबसे पहले अगर आप फादर से मुतालिक इन्फॉर्मेशन दें तो आपने यहाँ पर नाम लिखना है। इसके अलावा फादर्स का CNIC, फादर्स का NTN यानी नेशनल टैक्सेशन नंबर, और अगर NTN नंबर अवेलेबल ना हो तो आप इसको खाली छोड़ दें। और अगर आप देखें तो यहाँ पर रेड कलर का स्टार भी मेंशन नहीं है, यानी ये वाला कॉलम अगर आप खाली भी छोड़ दें तो कोई मसला नहीं होगा। इसके अलावा फादर्स कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ मोबाइल नंबर लिख दें। मैरिटल स्टेटस ऑब्वियसली मैरिड ही होंगे या डिवोर्स्ड या विडो। नेशनैलिटी में अगर तो पाकिस्तानी नेशनैलिटी है तो यहाँ पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लें। अगर कोई और कंट्री की नेशनैलिटी है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। और अगर तो जिंदा है तो लिविंग के बटन पर क्लिक कर दें और अगर खुदा न खास्ता उनकी डेथ हो गई है तो डिजीज़ के बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद कैंडिडेट्स अपनी मदर की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे उसी तरीके से, मदर्स नेम, CNIC, NTN नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, मैरिटल स्टेटस और नेशनैलिटी और लिविंग या डिजीज़ के ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अगर किसी कैंडिडेट के फादर एंड मदर नहीं है तो वो गार्डियन की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। गार्डियन की इन्फॉर्मेशन के केस में भी सिमिलर कॉलम्स हैं जो कि आप फिल कर सकते हैं और इसके बाद सिबलिंग्स के कॉलम्स भी आपको फिल करने होंगे। अगर तो आप यहाँ पर अपने सिबलिंग्स का नंबर मेंशन कर देते हैं कि आपके कितने बहन भाई हैं, लेट्स सपोज आपके 2 बहन भाई हैं, तो इसके बाद के कॉलम्स भी फिर आपको फिल करने होंगे कि आपके दोनों बहन भाइयों के आपने 1 by 1 नेम, उनके CNIC नंबर,
रिलेशनशिप, एज, जिस कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में वो पढ़ रहे हैं और उसकी माहाना फ़ी। इसी तरीके से दूसरे सिबलिंग से मुतालिक भी नेम, CNIC वगैरह और जिस भी इंस्टीट्यूशन में वो पढ़ रहे हैं, मंथली फ़ी, एज वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी। तो इस तरह स्टेप 2 में अपने फादर, मदर, गार्डियन और सिबलिंग वगैरह से मुतालिक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद जब आप तमाम कॉलम्स फिल कर लेंगे तो उसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ आप कैंडिडेट को स्टेप नंबर 3 में अर्निंग की डिटेल्स प्रोवाइड करनी होंगी। और यहाँ ज़रूरी हिदायत में मेंशन किया गया है कि आपके फैमिली मेम्बर्स में जो भी अर्निंग कर रहे हैं तो आपने उनके अर्निंग के मीन्स यानी ज़राए बताने हैं कि वो एम्प्लॉयड हैं, रिटायर्ड हैं, पेंशन वसूल कर रहे हैं या उनका बिजनेस है। आप एक से ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो अर्निंग कर रहे हों। इसके अलावा आपको बैंक अकाउंट की तफसीलात भी फराहम करनी होंगी और अगर आपके कोई इमूवेबल एसेट्स हैं यानी लैंड, प्रॉपर्टी, बॉन्ड, शेयर्स वगैरह तो उनकी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करें। और अगर आपके पास कोई गाड़ी वगैरह भी है तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी, जिसमें कार, बाइक या एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर वगैरह हो सकता है। तो अगर तो आपके फैमिली मेम्बर्स में फादर अर्निंग करते हैं तो आपको अपने फादर की अर्निंग की डिटेल्स यहाँ देनी होंगी। इन केस अगर आपके फादर मदर दोनों अर्निंग करते हैं तो आपको फादर और मदर दोनों की सेपरेट अर्निंग की डिटेल्स प्रोवाइड करनी होंगी। लेट्स सपोज हम ये अस्यूम कर लेते हैं कि सिर्फ फादर ही अर्निंग करते हैं, तो ऐसे केस में सबसे पहले आपको अपने बैंक अकाउंट्स की डिटेल देनी होंगी कि आपके फादर के टोटल कितने बैंक अकाउंट्स हैं। लेट्स सपोज अगर एक बैंक अकाउंट है तो आपको उस बैंक का नाम यहाँ लिखना होगा। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट स्टेटस कि वो एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड, रिटायर्ड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड से मुराद है कि उनका अपना कोई बिजनेस है। तो अगर आप एम्प्लॉयड के बटन पर क्लिक करते हैं तो इसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि उनका डेजिग्नेशन क्या है, उनके एम्प्लॉयर यानी कंपनी का नेम क्या है, इसके अलावा एम्प्लॉयर का कॉन्टैक्ट, मंथली इनकम, इसके अलावा हाउ मेनी इमूवेबल एसेट्स डू यू हैव यानी प्रॉपर्टी, लैंड वगैरह, इस तरह के कितने सासाजात हैं जो आपके पास हैं और कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं। इसमें आपको मोटरसाइकिल, गाड़ी और ट्रैक्टर वगैरह इस तरह के जितने भी व्हीकल्स हैं सबकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। और इसके अलावा भी अगर आपकी कोई और इनकम है रेंट वगैरह के थ्रू या प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट या एग्रीकल्चरल या कुछ भी, तो वो आपको बताना पड़ेगा। अगर कोई और इनकम नहीं है तो आपको नन के बटन पर क्लिक करना होगा। लेकिन अगर आपकी फर्दर भी इनकम है तो ऐसे केस में आपको उसकी भी इन्फॉर्मेशन अलग से यहाँ प्रोवाइड करनी होगी। और इन केस किसी स्टूडेंट के फादर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं यानी वो खुद का बिजनेस करते हैं तो ऐसे केस में बिजनेस, प्रोफेशनल या अदर की ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। इमूवेबल एसेट्स की आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी, व्हीकल्स और इसके अलावा अदर इनकम। ये तमाम कॉलम्स फिल करने के बाद आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें और इसके बाद अब आपकी इनकम डिटेल्स आ जाएंगी। और इनकम डिटेल्स में अगर कोई ऐसा कॉलम है जिसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप उसको खाली छोड़ दें। यहाँ प्रोवाइड की गई तमाम तर इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट अथॉरिटीज़ की तरफ से वेरीफाई की जाएगी। आप यहाँ दिए गए तमाम के तमाम कॉलम्स को खाली नहीं छोड़ सकते क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर किसी भी कॉलम के साथ स्टार मेंशन नहीं है, लेकिन कोई ना कोई एक कॉलम आपको यहाँ पर लाजमी मेंशन करना होगा। यहाँ आपसे एनुअल इनकम पूछी गई है यानी आपकी टोटल फैमिली की जो सालाना इनकम है सैलरी की मद में, अगर आपके फादर की जॉब है तो उनकी जितनी भी मंथली सैलरी है उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी एनुअल सैलरी इनकम नज़र आ जाएगी, उसको आप यहाँ मेंशन कर दें। इसके अलावा आपकी एनुअल पेंशन कितनी है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। एनुअल बिजनेस की इनकम, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, रेंट, एग्रीकल्चरल या इसके अलावा कोई भी और एनुअल इनकम यहाँ पर आप लिख दें। इसके बाद दूसरा जो कॉलम है यहाँ पर आपके टोटल जो फैमिली के एक्सपेंडिचर हैं आपने उसकी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देनी है और ये भी एनुअल बेसिस पर है यानी एक पूरे साल में आपकी अगर रेजिडेंस जो है वो रेंट पर है तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपकी अपनी रेजिडेंस है तो ऐसे केस में आपका जो है वो रेंट का खर्चा तो नहीं होगा। इसके अलावा आपकी एनुअल जो एजुकेशन की फ़ी है, इलेक्ट्रिसिटी की जो आपका खर्चा होता है, गैस का है, टेलीफोन, मेडिकल, फ्यूल एंड मेंटेनेंस वगैरह, ये तमाम कॉलम्स आपको लाजमी फिल करने होंगे। इसके बाद 5वें स्टेप में कैंडिडेट्स को अपनी एजुकेशनल डिटेल्स प्रोवाइड करनी होंगी यानी जो स्टूडेंट एप्लीकेंट है जो स्कॉलरशिप या स्टूडेंट लोन हासिल करना चाहता है तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड करेगा। सबसे पहले यहाँ मैट्रिक के हवाले से इन्फॉर्मेशन पूछी गई है, अपने स्कूल या कॉलेज का नाम यहाँ पर लिखें। इसके अलावा आपने उस अपने स्कूल का एड्रेस यहाँ मेंशन करना है और जिस स्कूल से आपने मैट्रिक किया है उसकी मंथली फ़ी कितनी हुआ करती थी और आपका जो फाइनल रिजल्ट है यानी आपके मार्क्स कितने आए हैं वो आपने यहाँ मेंशन कर देने हैं। बेशक आप यहाँ पर परसेंटेज में अपने मार्क्स मेंशन कर दें। इसके अलावा FSC का जो आपका रिजल्ट है उससे मुतालिक आपने इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपका कॉलेज कौन सा था, उसका एड्रेस क्या है, मंथली फ़ी कितनी थी और आपके FSC में टोटल कितने मार्क्स आए हैं। और एंड में आपको MD कैट की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी कि आपने 2020 या 2021 में से कौन सा MD कैट दिया था। अगर आपने 2021 वाला MD कैट दिया है तो आप इसको येस और इसको नो कर दें और इसके बाद आपने यहाँ पर रोल नंबर मेंशन करना है। रोल नंबर मेंशन करने के बाद फिर फर्दर उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो हो जाएगी। इसके बाद स्टेप नंबर 6 में तमाम कैंडिडेट्स को अटैचमेंट्स करनी होंगी यानी अटैचमेंट्स में आपको अपने तमाम जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्कैन करके रीडेबल
फॉर्म में उनको अपलोड करना होगा। याद रहे कि आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की ही स्कैनिंग करनी है। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की पहले से कोई फ़ोटोकॉपीज़ करवा रखी हैं और आप उन फ़ोटोकॉपीज़ को फर्दर आगे से स्कैन करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके काबिल कबूल नहीं होंगे। आपने जिस भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है वो ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए। इसके अलावा आपने अपने CNIC को दोनों साइड से स्कैन करके अपलोड करना है। और अगर किसी डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपीज़ हों, जैसे कि यूटिलिटी बिल्स वगैरह हों, तो ऐसे केस में आपको उनका एक सिंगल डॉक्यूमेंट क्रिएट करके अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ कैंडिडेट्स का डोमिसाइल, एप्लीकेंट्स का CNIC या B फॉर्म, उसके अलावा CNIC ऑफ फादर या गार्डियन, इसके अलावा फादर या गार्डियन की मंथली सैलरी या पेंशन वगैरह का एविडेंस यहाँ देना होगा। पिछले महीने का यूटिलिटी बिल यानी इलेक्ट्रिसिटी, गैस या टेलीफोन का बिल आप यहाँ पर अपलोड करें। इसके अलावा अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो रेंट या लीज का जो एग्रीमेंट है उसका आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। इसके अलावा एप्लीकेंट और उसके जो सिबलिंग्स हैं उसकी जो लेटेस्ट ट्यूशन फ़ी है, यानी आपकी अपनी भी और आपके बहन भाइयों की जहाँ से तालीम हो रही है तो वहाँ की जो ट्यूशन फ़ी है उसका डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके अलावा मेडिकल बिल्स या अदर एक्सपेंडिचर्स की डॉक्यूमेंट आपने यहाँ अपलोड कर देनी है। और एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट्स यानी मैट्रिक और FSC के डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ अपलोड करने हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसका भी आपको डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड करना होगा। याद रहे कि यहाँ रेड कलर का स्टार जिन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स के साथ लिखा हुआ है उन्हें अपलोड करना लाजमी है, जबकि रेंट और इसके अलावा मेडिकल बिल्स और अदर स्कॉलरशिप्स के जो कॉलम्स हैं ये मैंडेटरी नहीं है। इनसे रिलेटेड अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं भी हैं तो आप इनको खाली छोड़ सकते हैं। इसके अलावा आखिरी स्टेप नंबर 7 में कैंडिडेट्स ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पर कैंडिडेट्स ने जिस भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया होगा तो वो प्रोग्राम आप सेलेक्ट करें। MBBS या BDS दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। इसके अलावा क्या आप स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं या स्टूडेंट लोन हासिल करना चाहते हैं ये भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और आप दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी आप स्कॉलरशिप और स्टूडेंट लोन दोनों के लिए बैक वक्त भी अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप की वैल्यू यहाँ लिखनी पड़ेगी। स्कॉलरशिप की वैल्यू से क्या मुराद है कि अगर आपकी किसी भी प्राइवेट सेक्टर मेडिकल या डेंटल कॉलेज की 1 साल की फ़ी लेट्स सपोज 14 लाख रुपए है, आप समझते हैं कि उसमें से आप जो ट्यूशन फ़ी है उसका अगर आप प्रोपोर्शन निकालें तो उसमें से जी 4 या 5 लाख रुपए सालाना आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो जितनी अमाउंट की स्कॉलरशिप आप चाहते हैं कि PMC आपको ग्रांट करे वो अमाउंट आपने यहाँ पर लिख देनी है। मिसाल के तौर पर कोई स्टूडेंट ये समझता है कि मुझे PMC की तरफ से अगर सालाना 7 लाख या 8 लाख या 10 लाख या 12 लाख कितना स्कॉलरशिप मुझे मिल जाए तो बाकी की जो फ़ी है वो आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो वाली रिक्वायर्ड अमाउंट आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। लेकिन ये अमाउंट आपने बहुत सोच समझ कर लिखनी है। इसी तरीके से अगर आप स्टूडेंट लोन भी हासिल करना चाहते हैं तो उससे मुतल्लिक भी यहाँ पर आपने अमाउंट लिख देनी है कि आप कितनी अमाउंट का लोन हासिल करना चाहते हैं। और आखिर में आपको स्टेटमेंट ऑफ नीड यहाँ पर 300 वर्ड्स में मेंशन करनी होगी। स्टेटमेंट ऑफ नीड से मुराद ये है कि आप अपनी करंट सिचुएशन उसके अंदर मेंशन करें, यानी ओवरऑल एक एनालिसिस बताएं कि आपकी ओवरऑल यानी घर की जो फैमिली इनकम है वो किस हिसाब से है, आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो कितने हैं और आप कितनी फ़ी अफोर्ड कर सकते हैं। यानी एक नीड असेसमेंट, जैसे आप किसी को एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं इसी तरीके से 300 वर्ड्स में आपने अपनी जो नीड की स्टेटमेंट लिखनी है कि क्यों PMC आपको ये स्कॉलरशिप या स्टूडेंट लोन ग्रांट करे। इसके बाद 300 वर्ड्स में आपने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट को भी यहाँ पर लिखना है। और पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप अपने बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, आप अपने गोल्स से मुतालिक लिखें, अपने एम्बिशंस बताएं, आप बताएं कि क्यों आप MBBS BDS करना चाहते हैं। इसके अलावा आपके लाइफ के क्या टारगेट्स हैं। और पर्सनल स्टेटमेंट में आप अपने बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। और पर्सनल स्टेटमेंट से मुतालिक आपको इंटरनेट के ऊपर भी डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट्स मिल जाएंगे जिनमें सैम्पल पर्सनल स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं, आप उनसे भी रहनुमाई ले सकते हैं। और इस तरह ये 7 स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद आपने मेक श्योर कर लेना है कि कोई भी ऐसा कॉलम ना हो जो खाली बच गया हो या कोई ऐसा कॉलम जिसमें आपने इन्फॉर्मेशन सही तरीके से प्रोवाइड ना की हो। हर तरह से मुकम्मल तौर पर तसल्ली कर लेने के बाद आपने सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। और जिस तरह PMC की तरफ से बताया गया है कि आपकी एप्लीकेशन सबमिशन से 1 या 1.5 माह के दौरान आपको PMC की तरफ से रिस्पॉन्स दिया जाएगा जिसमें ये बताया जाएगा कि क्या आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है या नहीं किया गया। फिर इससे मुताल्लिक फर्दर भी इसमें डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। और PMC हर तरह से मुकम्मल तौर पर वेरिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन करने के बाद ही किसी भी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप या स्टूडेंट लोन ग्रांट करेगी। इसके अलावा स्कॉलरशिप से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के दिए गए हेल्पलाइन नंबर के थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।